हेलो नमस्कार। हम लोग जो है बीपीएससी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिस कड़ी में जो हम लोग साइंस जनरल साइंस को देख रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आइए 51 से स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन है जल, बेंजीन, पारा, ईथर। आपको बता दूं, जो पारा जो है एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक जो है Hg होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो है 80 है। पारा को आमतौर पर क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। पारा जो है आवर्त सारणी में जो है डी ब्लॉक का तत्व है जो भारी एवं चांदी के समान होता है। और आपको बता दूं, जो यह एकमात्र ऐसा धातु तत्व है जो ताप और दाब के लिए जो है निर्धारित मानक परिस्थितियों में जो है तरल अवस्था में होता है। पारे का उपयोग जो है थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, रक्त दाब मापी, फ्लोट वाल्व, पारा स्विच, पारा रिले, प्रतिदीप्त दीप और अन्य उपकरण में भी किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि ठोस रूप में उपस्थित अधिकांश धातुएं जो है कमरे के तापमान पर ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन अपने उच्च विस्तार गुणांक के कारण पारा जो है तरल अवस्था में होते हुए भी ऊष्मा का एकमात्र सुचालक होता है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है इनमें से कौन। सभी द्रव है, तरल अवस्था में है, लेकिन ये पारा जो है तरल अवस्था में होते हुए भी ऊष्मा का सुचालक है। आंसर हो जाएगा सी। क्लियर बात। अगला प्रश्न, और यही इसकी विशेषता, इसलिए इससे सवाल बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है। ऑप्शन है अपोहन, अधिशोषण, परासरण, स्कंदन। फिटकरी एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है जो आमतौर पर एल्युमिनियम का एक हाइड्रेटेड डबल सल्फेट लवण है और जिसका जो है रासायनिक सूत्र अगर मैं बोलूं तो देखिए, X क्यों लिख रहा हूं ये बता रहा हूं। XAlSO4 का होल ट्वाइस 24 या 20H2O। अब यहां पे X जो मैंने लिखा हूं, तो X मतलब पोटासियम या अमोनियम के समान एकल संयोजी धन्यायन है। ये इसे जल में मिलाया जाता है, यानी तो कहीं कहीं पे आप देखिएगा लिखा रहता है इसका फॉर्मूला K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, तो वो भी सही है। इसे जल में मिलाया जाता है ताकि जल में निलंबित प्राकृतिक सूक्ष्म कणिका पदार्थों को अस्थिर किया जा सके, और इस प्रक्रिया को जो है स्कंदन के रूप में जो है जाना जाता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करते हैं, तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा जो है इसे साफ किया जाता है। और जल में पाई जाने वाली निलंबित अशुद्धियों में जो है 5 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर आकार के आवेशित कोलाइड और 0.5 mm से बड़े कण जो है इनमें शामिल होते हैं। और इन कणों पर जो है एक ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए जो है धनावेशित स्कंदनकारी रसायन मतलब फिटकरी स्कंदन की प्रक्रिया के दौरान जो उन्हें अप्रभावकारी कर देते हैं। और इसके बाद जो है फ्लोक्यूलेशन प्रक्रिया के दौरान जो है इन कणों को जल से अलग कर दिया जाता है। स्कंदन की प्रक्रिया पीएच मान, लवण क्षारीयता, मैलापन, तापमान, मिश्रण और सहवर्ती रसायनों से जो है प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है मेथिल अल्कोहल, ग्लाइकोल, एथिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड। मेथेनॉल जो है एक गैर पेय अल्कोहल है, जिसे कास्ट अल्कोहल या स्पिरिट या मेथिल अल्कोहल के रूप में जो है जाना जाता है। और इसका उपयोग जो अधिकांशतः ईंधन, सॉल्वेंट्स और एंटी फ्रीजर के निर्माण में किया जाता है। तो कास्ट स्पिरिट के रूप में किसे जाना जाता है, तो कास्ट स्पिरिट के रूप में जो है वो मेथिल अल्कोहल को ही जाना जाता है। ऑप्शन ए हो।
और ये जो है मेथिल अल्कोहल यह रंगहीन, वाष्पशील और ज्वलनशील तरल है। इथेनॉल के विपरीत यह जो है मानव उपभोग की दृष्टि से जो है विषाक्त होती है। इसे काष्ठ के भंजक आसवन द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है जेल विद्युत कण संचलन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है धातु के पृथक्करण के लिए, डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलयन में, उप धातुओं के पृथक्करण में, कचरे से मूल्यवान वस्तुओं के पृथक्करण में। डीएनए खंड का पृथक्करण और विलयन की अगर बात करें तो इसमें जो है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज द्वारा जो है डीएनए को छोटे छोटे खंडों में जो है विभाजित किया जाता है और इन्हीं खंडों को जो है जेल विद्युत कण संचलन नामक तकनीक द्वारा जो है अलग किया जाता है। चूंकि डीएनए के टुकड़े ऋणात्मक आवेश वाले अणु होते हैं और उन्हें जो है एक माध्यम या मैट्रिक्स के द्वारा जो है एक विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एनोड की ओर बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करके अलग किया जाता है। तो कह रहा है जेल विद्युत कण संचलन जो है नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो डीएनए खंड के पृथक्करण और विलयन में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मैट्रिक्स जो है एगोरोज है। एगोरोज एगोरोज है और ये जो है समुद्री शैवाल से प्राप्त एक प्राकृतिक बहुलक है। एगोरोज जेल द्वारा प्रदान किए गए प्रभाव के माध्यम से जो है डीएनए के टुकड़े उनके आकार के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसलिए जो है टुकड़े का आकार जितना छोटा होता है वह उतना ही आगे बढ़ता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन है कैमिलो गोल्गी ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, स्लाइडेन तथा स्वान ने। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और रॉबर्ट हुक ने टिप्पणी की कि यह जो है सेलुलर या छोटे कमरों के समान दिखता है और जहां भिक्षु निवास करते हैं इस प्रकार जो है इन्हें सेल अर्थात कोशिका नाम दिया। हालांकि हुक ने जिसका अवलोकन किया था वास्तव में वह पौधे की कोशिकाओं की मृत कोशिका भित्ति कॉर्क थी। क्या थी? कॉर्क थी, क्योंकि यह केवल माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देती थी। अगला प्रश्न है एक समान वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा होती है। ऑप्शन है 1 से 2 लीटर, 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर। ऑप्शन है और ई भी है, उपरोक्त से कोई नहीं, उपरोक्त से अधिक। अब तो ये ऐसा है नहीं। तो रक्त एक विशेष संयोजी ऊतक है जिसमें द्रव, आव्यूह, प्लाज्मा और विभिन्न निर्मित तत्व होते हैं। रक्त का एक आधा भाग लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट से बना होता है जिन्हें रक्त के ठोस भाग के रूप में जाना जाता है, और दूसरा आधा भाग जो है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है जो कि रक्त का तरल भाग होता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। और 70 किलो वजन वाले वयस्क मानव के शरीर में जो है 70 केजी जिसका भी वजन है एक एवरेज में, उन एडल्ट में जो है रक्त की कुल मात्रा जो है 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है। अच्छा, और आपको बता दूं जो पुरुष में जो है महिला से आधा लीटर ज़्यादा ब्लड होता है। तो ये कह रहा है एक समान वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा तो 5 से 6 लीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दिए गए हार्मोन में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, इथेलिन। तो ये सभी है, मैं ई करके सभी आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं जो पादप हार्मोन को आमतौर पर 5 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें कि ये साइटोकिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन है, और एक होता है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। पांच समूहों में जो वर्गीकृत किया है यही है एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबरेलिन। और ये हार्मोन या तो विकास प्रवर्तक होते हैं या विकास अवरोधक।
ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ये जिब्रेलिन, ये जो तीनों हैं, ये तीनों पौधे के विकास में जो है सहायक होते हैं। और एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये दोनों जो है ये विकास अवरोधक के रूप में जो है कार्य करते हैं, अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं ये। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप ऊतक है। ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, शीर्षस्थ विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला ऊतक होता है जो पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को जो है पौधे के अन्य सभी भागों में पहुंचाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्लोएम जो है विभिन्न विशेष कोशिकाओं से बना होता है जिसे साइप ट्यूब, सह कोशिका या फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम मृदुतक कोशिका कहते हैं। प्राथमिक फ्लोएम जो है जड़ और शाखाओं के अग्रभाग के शीर्षस्थ विभाज्योतक द्वारा जो है बनता है। तो इसका सही आंसर फ्लोएम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों का स्वाद मीठा होता है। ऑप्शन है ग्लूकोज के कारण, माल्टोज के कारण, लैक्टोज के कारण, फ्रुक्टोज के कारण। फलों में जो है, फलों में दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है, एक फ्रुक्टोज और दूसरा जो है ग्लूकोज। प्रत्येक का अनुपात जो है अलग अलग होता है, लेकिन अधिकांश फल में लगभग आधा ग्लूकोज और आधा फ्रुक्टोज होता है। तो ये जो दिया है ग्लूकोज के कारण, फ्रुक्टोज के कारण, तो मेरे ख्याल से फलों का स्वाद मीठा होता है फ्रुक्टोज के कारण और ग्लूकोज के कारण। अगर ऑप्शन में ये दोनों है तो आंसर तो ई नहीं आता है, यहाँ पे फ्रुक्टोज को आंसर टिक करेंगे डी। लेकिन आधा आधा रहता है, ये हाफ हाफ रहता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन करके आए तो यही लगाना। अधिकांश फल में लगभग आधा ग्लूकोज और आधा फ्रुक्टोज होता है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द एनोस्मिया और एग्यूसिया संबंधित है। ऑप्शन है क्रमशः गंध और स्वाद की हानि से, यानी एनोस्मिया गंध से और एग्यूसिया स्वाद से। आपको बता दूं, एनोस्मिया जो है इसे स्मेल ब्लाइंडनेस के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें जो है व्यक्ति के सूंघने की क्षमता आंशिक रूप से या पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाती है। और सूंघने की क्षमता में यह हानि अस्थायी या अस्थायी हो सकती है। एलर्जी या ठंड अस्थायी एनोस्मिया का जो है कारण भी बन सकता है। अधिक गंभीर स्थिति में जो है मस्तिष्क या तंत्रिका क्षति को जो है प्रभावित करती है। यह गंध की अस्थायी हानि का कारण बन सकती है। वृद्धावस्था में भी जो है कभी कभी एनोस्मिया का कारण बनती है। एनोस्मिया प्रायः नाक में जो सूजन या किसी प्रकार के ब्लॉकेज के कारण होता है, जो गंध को नाक के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने से जो है रोक देता है। तो एनोस्मिया जो है गंध से संबंधित है, ठीक है। और एग्यूसिया जो है, एग्यूसिया एक स्थिति है जो जीभ की स्वाद संबंधी क्रियाओं को जो है पूर्णतः डीएक्टिवेट कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। हाइपोगेसिया और डिसगेसिया की तुलना में एग्यूसिया की स्थिति दुर्लभ है, क्योंकि हाइपोगेसिया स्वाद की आंशिक हानि होती है और डिसगेसिया में जो है स्वाद का विरूपण या परिवर्तन ही हो जाता है। स्वाद विकारों के मुख्य कारण जो है मस्तिष्क, चोट, ऊपरी श्वसन नलिका में संक्रमण और विषाक्त पदार्थ या दवाओं के संपर्क में आना है। तो ये जो है कोविड-19 का जो दौर चल रहा था उसी में जो है इस वर्ड पे ज़्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि उसमें कोविड-19 रोगियों में जो है गंध और स्वाद संबंधी सभी क्रियाएं जो है पूर्णतः जो है निष्क्रिय हो जाते थे। तो उसी टाइम जो है एनोस्मिया और एग्यूसिया शब्द ज़्यादा प्रचलन में था। तो एनोस्मिया जो है गंध से संबंधित है और एग्यूसिया जो है स्वाद की हानि से संबंधित है। तो आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है। ऑप्शन है लोह, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका निर्माण जो है अग्नाशय में होता है, यानी पैनक्रियाज में होता है। यह शरीर को ऊर्जा के लिए जो है उपभोग किए जाने वाले भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से शर्करा का उपयोग करने की जो है अनुमति देता है, या भविष्य में उपयोग के लिए जो है ग्लूकोज
को जो है स्टोर करके रखता है। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को जो है बहुत अधिक या बहुत कम होने से जो है बचाने में जो है मदद करता है। इंसुलिन में ट्रेस तत्व के रूप में जिंक मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है, तो जिंक होता है। इंसुलिन में ट्रेस तत्व के रूप में जिंक मौजूद होता है और यह जो है इंसुलिन चयापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक कुशल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। और यह जो है अग्नाशयी इंसुलिन सामग्री में वृद्धि करता है और ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण में जो है सुधार भी करता है। इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 62। निम्नलिखित में से किसका माप आवेग के समान ही होता है? निम्नलिखित में से किसका माप आवेग के समान ही होता है? आवेग, इम्पल्स। आवेग जो है समय के सापेक्ष बल के समग्र प्रभाव को समाकलित करता है। इसे पारंपरिक रूप से जो है जे द्वारा जो है डिनोट किया जाता है और इसका जो मात्रक होता है इम्पल्स का, यूनिट की अगर बात करें तो न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड। और एक समान बल के लिए जो है इसे जे बराबर जो है एफ फोर्स इंटू डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पल्स बराबर। और एक मोमेंटम जो है, मोमेंटम संवेग, संवेग जो है गति में द्रव्यमान की माप है। यानी कह सकते हैं जो कितनी गति में कितना द्रव्यमान है, इसे आमतौर पर प्रतीक जो है P से जो है प्रकट करते हैं, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। संवेग के संबंध में महत्वपूर्ण जो इसका बल के साथ संबंध है, वेग में परिवर्तन के रूप में भी इसे लिखा जाता है। हम कह सकते हैं त्वरण के बाद संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होते। यानी अगर ये चीज देखा जाए तो हम कहेंगे जो डेल्टा P इक्वल टू जो है मास इंटू डेल्टा V। और आप जानते हैं क्या, जो ये जो है आवेग का फॉर्मूला जो होता है F इंटू डेल्टा टी होता है। F का जो है, F को हम लोग F बराबर ma लिखते हैं, ma। अब अगर हम इसको डेल्टा P बराबर m डॉट a डेल्टा t लिख सकते हैं, तो F डॉट डेल्टा टी के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी मोमेंटम को जो है हम आवेग कराए, निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है? तो मोमेंटम का मान जो है आवेग के समान जी होते हैं, मोमेंटम यानी संवेग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 63। तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक आर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति में क्या होती है? ऑप्शन है कमी होती है, वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है और नियमित रूप से परिवर्तन होता है। तो तापमान में परिवर्तन ध्वनि की गति में परिवर्तन लाएगा, क्योंकि वेग जो है, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर टेम्परेचर का, और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेग का। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट अंडर टेम्परेचर का। तो जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी आवृत्ति में भी वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। क्लियर बात? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस या किन स्थितियों में जो है मिश्रित आवृत्तियां उत्पन्न होती है? ऑप्शन है जब एक ही समय में ध्वनि
की दो समान आवृत्तियों को सुना जाता है, जब एक ही समय में आवृत्तियों में बड़े अंतर वाली ध्वनि तरंगों की दो आवृत्तियों को सुना जाता है, जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है, जब तरंग द्वारा तय की गई दूरी इसकी तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। देखिए विस्पंद जो है ना, ये विस्पंद बिट्स जो है तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न एक घटना है, बिट्स। और जब सन्निकट आवृत्ति वाली दो आवर्त ध्वनि तरंगें एक ही समय में सुनाई देती है तो हमें जो है समान आवृत्ति सुनाई देती है। लेकिन हमें कुछ और भी सुनाई देती है, हमें ध्वनि की तीव्रता में धीरे धीरे घटाव और बढ़ाव सुनाई देती है, जिसकी आवृत्ति दो सन्निकट आवृत्तियों के बराबर होती है। यानी जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है तो उसे मिश्रित आवृत्ति बोलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? समान रहेगा, दो गुना बढ़ जाएगा, दो गुना कम हो जाएगा, चार गुना कम हो जाएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, गणितीय सूत्र F बराबर G m बाय r स्क्वायर। ठीक है, यहां पे G जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और R जो है, R ये वस्तुओं के बीच की दूरी है, दो वस्तुओं के बीच की, और एक जो है, एक को मैं कैपिटल M1 कर देता हूं और M2 कर देता हूं। ठीक है, और आपको बता दूं जो यह जो है G जो होता है ये बल जो है वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर दोगुना बढ़ा दिया जाए, बीच की दूरी को अगर दोगुना बढ़ा दिया जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या हो जाएगा, चार गुना जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो चार गुना कम हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉन, देखिए उसके गुणों के विषय में जब बात है तो पूरी बात ही कर देते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन जो है एक अपपरमाण्विक कण है जिसमें कोई कुल वैदित स्थितिक आवेश नहीं होता है और जिसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। मूल कणों में क्वार्क मॉडल के अनुसार जो है न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कुल आवेश जो है शून्य होता है, शून्य ही हो जाता है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर लगभग सभी परमाणु नाभिकों में मौजूद होते हैं। 1930 के दशक में चैडविक द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी और यह जो है परमाणु नाभिक में जो चक्कर नहीं लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है, सही है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं, सही है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन करता है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है? ऑप्शन है, रात्रि के समय आकाश में तारों का टिमटिमाना, माचिस की तिल्ली जलाना, त्वरित वृष्टि और मिराज। आंधी तूफान के दौरान आप देखे होंगे जो बिजली और गरज एक ही समय उत्पन्न होते हैं, लेकिन बिजली का चमकना पहले दिखाई देता है और गरज की आवाज जो है उसके बाद सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि जो प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति की तुलना में 10 लाख गुना अधिक होती है और ध्वनि को 1 मील की यात्रा करने में ध्वनि को लगभग 5 सेकेंड का समय लगता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करती है? बात तो सही है, लेकिन कौन पुष्टि करता है? तो त्वरित वृष्टि जो है इसकी पुष्टि करती है, सी नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होता है?
नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होता है। ऑप्शन है रेडियो तरंग, गामा तरंग, एक्स किरण, परावैंगनी किरण। देखिए आपको बता दूं, जो तरंग जो है 7 होते हैं। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, प्रकाश तरंग, परावैंगनी तरंग, एक्स किरण, गामा किरण। रेडियो तरंग, गामा तरंग, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, ये सब ऑप्शन में है। कह रहा है 3 तरंगों की उत्पत्ति जो है नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होती है। तो इसमें जो है गामा तरंग जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि रेडियो तरंग का उत्पादन जो है एरियल में इलेक्ट्रॉन का द्रुत त्वरण या मंदन की वजह से होता है, और इसका संसूचन जो है विग्राहक के एरियल के माध्यम से होता है रेडियो तरंग की। वहीं गामा तरंग की अगर बात करें तो इसका जो उत्पादन है नाभिक के रेडियो एक्टिव क्षय के लिए होता है, रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होती है। और संसूचन जो है फोटोग्राफिक फिल्म या गीगर ट्यूब आयनीकरण प्रकोष्ठ के माध्यम से होता है। एक्स किरण की अगर बात करें तो एक्स किरण जो है इसका उत्पादन जो है किरण नलिका या आंतरिक सेलों के इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, और इसका संसूचन जो है फोटोग्राफिक फिल्म, गीगर ट्यूब आयनीकरण प्रकोष्ठ के लिए किया जाता है। परावैंगनी किरण की अगर बात करें तो ये जो है इसका उत्पादन जो है परमाणु के आंतरिक सेलों में इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण से होता है, और संसूचन जो है फोटोसेल फोटोग्राफिक फिल्म के रूप में होता है। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो सेल्सियस का केल्विन में रूपांतरण करने के लिए जो है केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। ऑप्शन है संलयन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातनांक। देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जो है आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा है। संलयन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जो है आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की जो है मात्रा है, वही पूछा भी है। संलयन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगा इसका। 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा संलयन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला प्रश्न कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को कहा जाता है? बचपन में बहुत देखा जाता था इसे। तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश परिकर्णन की घटना को जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव या टिंडल परिघटना जो है छोटे निलंबित कणों वाले माध्यम द्वारा जो है प्रकाश की किरण को बिखरने की घटना है, और एक कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा जो है प्रकाश के फैलने के कारण जो है टिंडल प्रभाव नजर आता है। आप लोग जब अगर कहीं किसी रूम में रोशनी नहीं है और बाहर में अगर रोशनी है तो खिड़की खुला छोड़ देते हैं तो आप देखते होंगे तो उस प्रकाश जो आ रहे हैं उसमें धूल कण दिखाई देते हैं, वो सब टिंडल इफेक्ट। 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जिनका नाम था जॉन टिंडल, इन्हीं के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया। इन्होंने ही जो है पहली बार बड़े पैमाने पर जो है इसका अध्ययन किया था, इसलिए इसके नाम पर ही ये इस इफेक्ट का नाम पड़ा टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी, ऊर्ध्वपातन, आसवन, अपकेंद्रण। देखिए मिश्रण से घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया को जो है क्रोमेटोग्राफी के रूप में जाना जाता है। ग्रीक में क्रोमा KROMA क्रोमा का अर्थ जो है रंग होता है, और इस तकनीक का उपयोग जो है सबसे पहले रंगों को पृथक करने के लिए किया गया था, और इसलिए जो है इसका नाम जो है क्रोमेटोग्राफी पड़ा है।
क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों के पृथक्करण के लिए किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में जो है घुले होते हैं। इसका सही आंसर जो है रक्त को औषधियों से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है, तो क्रोमेटोग्राफी का और भी प्रयोग है, जैसे कि डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से जो है पिगमेंट्स को अलग करने में, रक्त से जो है ड्रग को पृथक करने में तो होता ही है। यही ऑप्शन क्वेश्चन भी था, तो आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें जो है संभारिक कहा जाता है, आइसोबार कहा जाता है। आपको मालूम होगा ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो उसे आइसोबार कहते हैं। बार बार हम लोग रटते आए हैं बचपन से। उदाहरण के लिए जो आप देख सकते हैं, जो कैल्शियम जो है इसकी परमाणु संख्या 20, कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है 20 होता है, और आर्गन की जो है परमाणु संख्या 18। ठीक है, तो कैल्शियम और आर्गन की परमाणु संख्या जो है, और इन दोनों की डिफरेंट है परमाणु संख्या, लेकिन इनका जो है द्रव्यमान संख्या जो है 40 है। ये दोनों क्या हो, आइसोबार हो। बात समझ आए कि नहीं आए? ये द्रव्यमान संख्या तो समान है लेकिन परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन है लोहे में जंग लगना, जल का वाष्पीकरण, वाहनों द्वारा ईंधन जलाना, श्वसन प्रक्रिया। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है। वाहनों में ईंधन का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना वो भी रासायनिक परिवर्तन होता है। शरीर में भोजन का पचना वो भी रासायनिक परिवर्तन होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? नहीं है, तो जल का वाष्पीकरण जो है ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसका सही आंसर जो है बी हो जाए। अगला प्रश्न, चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है भाई? ऑप्शन है स्वाद बढ़ाने के लिए, मूल्य बढ़ाने के लिए, ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए, बैग भरा हुआ दिखाई देने के लिए। तो ऑप्शन से ही आप कह सकते हैं इसका आंसर तो सी होगा। चिप्स निर्माता जो आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने और उन्हें जो है बासी होने से बचाने के लिए जो है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।